हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 12 इंग्लिश प्रोज सेक्शन से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, लेकिन उस वीडियो में उस चीज़ के आंसर को डिस्कस करना अधूरा रह गया था। तो आज की इस वीडियो में हम उस 25 क्वेश्चन को विथ आंसर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चंस बाबू होंगे वो चैप्टर वाइज होंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहला आपका लास्ट लेसन है, फिर आपका डीप वाटर है, फिर आपका रैट ट्रैप है, इसमें लॉस्ट स्प्रिंग है, इंटरव्यू है, पोर्ट्स एंड पैनकेक है। तो आपके जितने भी चैप्टर्स आपके प्रोज सेक्शन से हैं सारे के सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन को हमने कवर किया है। ये जो चैप्टर है वो आपका द लास्ट लेसन जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिससे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। यानी एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में और उसकी महत्वता के बारे में क्या बताया था। अब एम हैमल कौन थे? वो एक टीचर थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में क्या बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, एम हैमल सेज दैट फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट इज क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल। यानी फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में इन्होंने क्या कहा, एम हैमल सेड दैट फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, इट इज क्लियरेस्ट, यह स्पष्ट है, एंड मोस्ट लॉजिकल। आपके एग्जाम में 4 सॉर्ट आएंगे, 4 में से 2 करना होगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ इट वाज इंपॉर्टेंट। आंसर, in those days bulletin or the notice board which was fixed at the main crowded place and it was the center of information to all the people। यानी बुलेटिन बोर्ड क्या था और वो कैसे महत्वपूर्ण था। तो बुलेटिन बोर्ड सिंपली हम कह सकते हैं एक नोटिस बोर्ड को, नोटिस बोर्ड को ही उस टाइम पर बुलेटिन बोर्ड कहते थे। तो उन दिनों पर जो बुलेटिन बोर्ड यानी जो नोटिस बोर्ड होता था उसको भीड़ वाली जगहों पर, क्राउड का मतलब होता है भीड़, जहाँ पर भीड़ लोगों की होती थी वहाँ पर इसको हैंग कर देते थे, फिक्स कर देते थे। और यहाँ क्या होता था, ये जो बुलेटिन बोर्ड होता था वो आम जनमानस के लिए सूचना का एक केंद्र होता था। मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन जो होती थी उसी बुलेटिन बोर्ड से लोगों को मिल जाते थे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, होम डिड एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज। यानी एम हैमल ने पढ़ाई के प्रति जो लापरवाही थी उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया। आंसर, एम हैमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज। यानी एम हैमल ने पढ़ाई में लापरवाही के लिए बच्चों को, उनके अभिभावक यानी उनके माता पिता को और खुद को उन्होंने पढ़ाई में लापरवाही के प्रति जिम्मेदार ठहराया। क्वेश्चन नंबर 4, Who was मुकेश, What was his ambition। यानी मुकेश कौन था और उसका उद्देश्य, मकसद, सपना, एम क्या था। आंसर, मुकेश was the son of बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद। यानी मुकेश फिरोजाबाद की सरजमीं चूड़ी बनाने वाले का बेटा था, मतलब इसके घर के लोग चूड़ी बनाते थे। His ambition was to become a motor mechanic। उसका सपना यह था कि मोटर मैकेनिक बने। उम्मीद है कि आप अगर चैप्टर बाबू अच्छे से पढ़े हैं तो आपको समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। यकीन माने आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 में से 2 करना है। 99.99% माने के चलिए कि इसमें से क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। अगर आप चैप्टर बढ़िया से पढ़े हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। Now question number 5, what does the bangle symbolize, what was the role of bangle makers in फिरोजाबाद। यानी जो बैंगल था, जो बैंगल का मतलब चूड़ी, चूड़ी किस चीज़ को सिंबलाइज करता था और ये फिरोजाबाद की सरजमीन पर, या कह सकते हैं कि बैंगल बनाने वाले लोगों का क्या अहमियत थी इनकी, ठीक है, क्या रोल था इनका। तो द बैंगल मेकर्स, द बैंगल सिंबलाइज इंडियन सुहाग। यानी भारतीय समाज में जो बैंगल होता है वो सुहाग का प्रतीक होता है। बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद प्रोड्यूस। अच्छा, जो फिरोजाबाद में बैंगल मेकर जो थे, चूड़ी बनाने वाले थे, उनकी क्या भूमिका थी। तो उनकी ये भूमिका थी कि वैसे तो आप ये जाने कि जो फिरोजाबाद है वो चूड़ियों का केंद्र कहा जाता है और ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अगर चूड़ी जाती है तो फिरोजाबाद से जाती है। मतलब अगर भारत से चूड़ी एक्सपोर्ट होती है तो बनने का काम
फिरोजाबाद में होता है। तो द बैंगल्स सिंबलाइज द इंडियन वुमेन सुहाग। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद प्रोड्यूस लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बैंगल्स इन द कंट्री एंड एक्सपोर्ट बैंगल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी पूरे भारत में तो सप्लाई बैंगल की होती ही होती है यहाँ से, साथ ही साथ में अगर विदेश जाता है बैंगल तो वो भी कहाँ से बन करके जाता है, फिरोजाबाद से। इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, यानी सीमापुरी कहां पर है। तो सिंपल ही है, सीमापुरी सिचुएटेड नियर दिल्ली। एक लाइन का आंसर है कि सीमापुरी जो है दिल्ली के समीप उपस्थित है, जहां पर जो है तूफान आने की वजह से बांग्लादेश ढाका के लोग जो है वो आकर के वहां पर रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Why did साहब ज्वाइन द मिल्क बूथ, व्हाट वॉज ही पेड फॉर हिज सर्विस। यानी साहब ने, जो इस कहानी का जो कैरेक्टर था, मतलब आपके जो लॉस्ट स्प्रिंग पढ़े होंगे तो साहब जो था वो एक लड़के का नाम था, ठीक है। साहिब आलम इसका पूरा नाम था, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो कहा कि मतलब साहब जो था मिल्क बूथ को क्यों ज्वाइन किया और उसको अपने सर्विस के बदले में कितने पैसे मिलते थे। आंसर, साहब ज्वाइन द मिल्क बूथ, यानी साहब ने मिल्क बूथ या कह सकते हैं वो जो चाय की दुकान थी वो ज्वाइन किया। अब इसमें देखिए कि स्पेलिंग बाय मिस्टेक गलत है, साहब ज्वाइन द मिल्क बूथ में बोथ लिखा है और क्वेश्चन में सही लिखा था, उसी से आप टैली कर लीजिएगा क्योंकि इसका करेक्शन करना थोड़ा सा दुर्लभ हो रहा है मेरे लिए, ठीक है। तो साहब ज्वाइन द मिल्क बूथ, तो यहां पर आपका क्वेश्चन में देखिए लिखा हो मिल्क बूथ, उसी से आप टैली करके यहां पर सही कर लीजिएगा। साहब ज्वाइन द मिल्क बूथ बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। साहब ने मिल्क बूथ को ज्वाइन किया था अपनी गरीबी की वजह से, क्योंकि बेचारा गरीब था। ही वॉज पेड ₹800, यानी उसको अपने काम के बदले में 800 रुपए मिलते थे, ऑल टाइम्स मील, और उसको सभी समय का खाना भी मिल जाता था। अपने मिल्क बूथ ज्वाइन किया था पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, उसको इस काम के बदले में 800 रुपए, साथ ही साथ में सभी समय का खाना मिल जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, What was the importance of garbage for the children in सीमापुरी। सीमापुरी में रहने वाले बच्चों के लिए गार्बेज की क्या इंपॉर्टेंस थी। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट, तो कूड़े करकट की क्या इंपॉर्टेंस थी। आंसर हो जाएगा, द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन इन सीमापुरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। गार्बेज जो था, यानी जो कूड़ा करकट था, वो सीमापुरी में रहने वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बिकॉज द गार्बेज बिकमिंग द मीन्स ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि गार्बेज इनके जीवन यापन का एक स्रोत था, एक जरिया था जहां से इनकी जिंदगी गुजरती थी। मतलब उसी गार्बेज में जाते, कुछ खाने वाली चीजें मिलती तो खा लेते, कुछ बेचने वाली चीजें मिलती तो बेच लेते, और पहनने वाली चीजें मिलती तो पहन लेते। इनके पास उस कूड़े करकट में से चीजों को ढूंढने के अलावा कुछ और काम न था। और उसमें आपका देखिए, गार्बेज मीन्स द मीन्स ऑफ सर्वाइवल टू द चिल्ड्रन एंड फॉर देयर पेरेंट्स। बच्चों के लिए और उनके माँ बाप के लिए भी ये जो गार्बेज था वो जीवन यापन का एक तरीका था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ वॉज द पूल, वॉट वॉज देयर इनसाइड द वाटर। यानी पूल कैसा था, मतलब कितना गहरा था, और उस पानी के अंदर क्या था। तो हमने चैप्टर में ही डिस्कस किया था कि जो पूल था वो शुरुआती में 2 और अंत में जाकर के 9 फीट गहरा था, और उस पूल के अंदर क्या था, सब पीले कलर का गंदा संदा पानी था। आंसर, द पूल वॉज 2 फीट डीप एट द बिगनिंग, यानी जो पूल था वो 2 फीट तो गहरा था शुरुआत में, एंड 9 फीट डीप एट द एंड, और 9 फीट गहरा था अंत में। देयर वॉज नथिंग, वहां कुछ नहीं था, एक्सेप्ट येलो वाटर इन द रिवर, बजाय पीले कलर के गंदे पानी के उस पुल में कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टेरर सीज डगलस, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम। यानी विलियम डगलस के डर में, विलियम डगलस के जहन में किस चीज का डर था और इसका उनकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर, द टेरर ऑफ वाटर सीज्ड विलियम डगलस, यानी जो पानी का डर था वो विलियम डगलस को सीज करता था, मतलब विलियम डगलस पानी से डरते थे। और एट कैलिफोर्निया बीच, यानी कैलिफोर्निया बीच पर जब वो थे, एंड द जो पहली दुर्घटना हुई थी इनके साथ वो कैलिफोर्निया बीच पर हुई थी जब ये 3 से 4 साल के थे, अपने पिता के साथ गए थे। दूसरी घटना तब हुई थी जब ये 11 से 12 साल के थे और ये YMCA पुल के पास थे, जहां से एक हट्टे कट्टे लड़के ने इनको उठा करके पानी में फेंक दिया था। तो एंड द अदर पूल एंड अदर द पूल, दूसरा जो हुआ था पूल पर हुआ था। बोथ द इंसिडेंट टेरराइज्ड डगलस विद द एक्सट्रीम लेवल, और दोनों ही दुर्घटनाओं ने विलियम डगलस को बहुत ही उच्च स्तर पर इनको डरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। यानी इंस्ट्रक्टर ने डगलस को ट्रेन करने के लिए क्या किया। आंसर, इन ऑर्डर टू ट्रेन डगलस, यानी डगलस को ट्रेन करने के लिए द इंस्ट्रक्टर फॉलोड सेवरल स्टेप। इंस्ट्रक्टर ने कई सारे हथकंडे अपनाए। क्या क्या अपने, फर्स्ट ही अटैच द रोप, सबसे पहले तो उनकी कमर को रस्सी से बांध दिया, एंड देन और फिर ही यूज्ड टू ट्रेन हिम 5 days इन अ वीक एंड 1 hour इन अ डे। ऐसा करने के बाद, यानी विलियम डगलस जब सीखने के लिए गए तो विलियम डगलस को हफ्ते में 5 दिन जाना पड़ता था और एक दिन में 1 घंटे प्रैक्टिस करते थे। सबसे पहले जो विलियम डगलस का ट्रेनर था उनकी कमर से एक रस्सी को अटैच कर दिया था ताकि ये डूबे ना।
क्वेश्चन नंबर 12, Who was the rat trap seller and how did he make them? यानी rat trap seller यानी चूहे दानी बेचने वाला कौन था और वो उसे कैसे बनाता था? आंसर, द rat trap seller was a vagabond, यानी जो rat trap seller था वो एक घुमक्कड़ था। And he was also a thief, और वो चोर भी था। He made the rat trap by the materials got by begging, और ये जो था rat trap बनाता कैसे था? तो उन मटेरियल्स से, उन चीज़ों से जिस चीज़ों जिनको ये भीख में मांगता था, उसी भीख में मांगी चीज़ों से ये बना लेता था। तो rat trap seller एक घुमक्कड़ था, एक ठीक है वैगेबॉन्ड था, जो और चोर भी था। और ये रैट ट्रैप को क्या करता था, जो मटेरियल्स उससे मांगता था, मतलब जो चीज़ें भीख में मांगता था उसी मांगी चीज़ों से उसको बना लेता था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैपेंड विद द रैट ट्रैप सेलर इनटू द वुड्स, यानी रैट ट्रैप सेलर के साथ, यानी जो चूहेदानी बेचता था उस बंदे के साथ वुड्स में क्या हुआ। अब वैसे तो वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन जो WOOD वुड्स होता है उसका मतलब होता है जंगल। इसका आंसर सिंपली हो जाएगा, द रैट ट्रैप सेलर लॉस्ट हिज वे इनटू द वुड्स, यानी जो रैट ट्रैप सेलर था, चूहेदानी बनाने वाला था, वो अपना रास्ता भूल गया था जंगल में। आफ्टर स्टीलिंग 30 क्रोनोर्स फ्रॉम द ओल्ड मैन, इसने जब 30 क्रोनोर चुराए थे ओल्ड मैन से, जिसका नाम क्रॉफ्टर था, एंड ही डिडंट वॉक फ्रॉम द मेन रोड, तो वो पैसे चोरी करने के बाद से वो मेन रोड पर नहीं गया था। यानी जो रैट ट्रैप सेलर था वो अपना रास्ता भूल गया था जब उसने 30 क्रोनोर रुपए चुराए थे ओल्ड मैन से, और तब जब चोरी किया तो मेन रोड पर ना जाने के बजाय उसने जंगल का रास्ता अपनाया और वहां पर जाकर अपने रास्ते को वो भूल गया। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर, यानी क्रिसमस प्रेजेंट में, यानी क्रिसमस के अवसर पर एडला को, जो कि उस जो आयरन मिल का जो मालिक था उनकी बेटी थी एडला जिसका नाम था, जो इसको घर पर लेकर के आई थी, तो एडला को, और इन्होंने जो सेलिब्रेट किया था वो सेलिब्रेट किया था क्रिसमस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया था 25 दिसंबर को। तो इसका क्वेश्चन है कि क्रिसमस प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट का मतलब यहाँ होगा गिफ्ट, कि क्रिसमस डे के गिफ्ट में एडला को क्या मिला पैडलर से। अब ये पैडलर कौन है? वही बंदा जो चूहेदानी बेचता था। व्हाट डिड सी गिव, व्हाई डिड सी गिव अ लिटिल जॉय ऑफ क्राई, और इसकी आंखों में खुशी के आंसू क्यों थे? आंसर हो जाएगा, एडला रिसीव्ड अ स्मॉल रैट ट्रैप, एडला को एक छोटी सी चूहेदानी मिली, एंड 10 क्रोनोर एंड 3 10 क्रोनोर, और 10 के 3 क्रोनोर, मतलब 10 के 3 नोट मिले, यानी 30 क्रोनोर उसको मिला। मतलब एडला को क्या क्या मिले? एक तो चूहेदानी मिली छोटी सी, और 30 क्रोनोर रुपए मिले। सी हैड अ लिटिल जॉय ऑफ, लिटिल क्राई ऑफ जॉय, मतलब इसकी आंखों में आंसू इसलिए आए बिकॉज इन दैट पैकेज, क्योंकि उस लिफाफे में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें, व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर द होल वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप, यानी पैडलर ने पूरी दुनिया को चूहेदानी क्यों मानी थी? आंसर हो जाएगा, द पैडलर वॉज ए वैगेबॉन्ड, पैडलर एक घुमक्कड़ था, हु वेंट अराउंड सेलिंग द रैट ट्रैप्स मेड बाई हिम, जो अपने जरिए बनाए गए चूहेदानी को इधर उधर बेचता था। वन डे, एक दिन, एज ही वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट हिम, वो क्या करता था? पैडलर घुमक्कड़ था, अपने द्वारा बनाए गए चूहेदानी को इधर उधर बेचता था। एक दिन की बात है, ही वॉज जस्ट थिंकिंग, वो सिर्फ सोच रहा था, अबाउट हिज ओन रैट ट्रैप, अपने ही द्वारा बनाए गए चूहेदानी को, एंड ही वॉज स्ट्रक्ट बाई द आइडिया, और उसके दिमाग में अचानक से ये ख्याल आया कि द होल वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप, की पूरी दुनिया एक चूहेदानी है। फूड, जॉयज एंड शेल्टर सर्व्स एज बेट्स टू टेम्प्ट पीपल, यानी लोग क्या करते हैं कि लालच में आकर के, खाने के लालच, खुशियों के लालच, आश्रय के लालच, घरों के लालच, इसमें आकर के लोग क्या करते हैं? लालची हो जाते हैं। मतलब जिस प्रकार से कोई बिस्किट या किसी भी रोटी के टुकड़े की लालच में आकर के चूहेदानी में चूहा फंसता है, उसी प्रकार से इंसान भी क्या करता है? पैसे, दौलत, शोहरत, इन्हीं के लालच में आकर के क्या होता है? इंसान भी फंस जाता है। जस्ट लाइक रैट ट्रैप ऑफर्ड द चीज और मीट टू द टेम्प्ट्स रैट, जिस तरह से कोई रैट ट्रैप में कोई चीज हो या कोई मीट हो, ठीक है, मीट की और चीज की लालच में जिस तरह से चूहा फंसता, उसी तरह से इंसान भी फंस जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, यानी राजकुमार शुक्ला कौन थे और राजकुमार शुक्ला की स्पेशलिटी यानी खासियत क्या थी? आंसर हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर एंड इलिटरेट फार्मर ऑफ चंपारण बिहार, यानी राजकुमार शुक्ला बहुत ही गरीब और अशिक्षित किसान थे चंपारण के, बिहार के। हिज स्पेशलिटी वॉज डैट, उनकी ये विशेषता ये थी, ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर फार्मर्स ऑफ चंपारण, कि चंपारण जो कि आपके बिहार का एक जिला है,
तो राजकुमार शुक्ला एक गरीब और अशिक्षित किसान थे बिहार के चंपारण के। उनकी स्पेशलिटी क्या थी कि वो और किसानों से अलग थे। क्वेश्चन नंबर 17, वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी, यानी राजकुमार शुक्ला गांधी से क्यों मिलना चाहते थे। आंसर, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी, राजकुमार शुक्ला गांधी से मिलना चाहते थे टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन चंपारण बिहार, यानी राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से मिल करके शिकायत करना चाहते थे जो अन्याय जो है वो चंपारण में चल रहा था कि क्या है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग लगान के नाम पर पैसे वसूल कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18, वाई डिड महात्मा गांधी चाइड द लॉयर्स, चाइड का मतलब होता है डांटना या फटकार लगाना, तो महात्मा गांधी ने वकीलों को फटकार क्यों लगाई। आंसर, महात्मा गांधी चाइडेड द लॉयर्स, यानी महात्मा गांधी ने जो है वकीलों को फटकार लगाई फॉर कलेक्टिंग द बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, कि आप क्या कर रहे हो, फसल लगाने वाले बंदों से आप लंबे पैमाने पर आप पैसा वसूल कर रहे हो, इसीलिए क्या था कि महात्मा गांधी ने वकीलों को डांटा था। क्वेश्चन नंबर 19, What was pancake? How it was related to Gemini Studio? यानी पैनकेक क्या था और इसका ताल्लुक जेमिनी स्टूडियो से कैसे था। आंसर हो जाएगा, अब आपने हाल ही में पोट्स एंड पैनकेक चैप्टर को बेहतरी से पढ़ा है, आपको बेहतर पता है। आंसर हो गया आपका, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल, यानी पैनकेक जो था वो मेकअप मटेरियल का एक नाम था, एक ब्रांड था, जैसे आजकल के टाइम पे लैक्मे वगैरह चलती है। इट वॉज रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियो, उसका ताल्लुक जेमिनी स्टूडियो से कैसे था, एज इट वॉज यूज्ड इन जेमिनी स्टूडियो, क्योंकि जेमिनी स्टूडियो में इस्तेमाल होता था फॉर मेकअप ऑफ ऑल द आर्टिस्ट इंक्लूडिंग जूनियर्स एंड सीनियर, यानी पैनकेक एक मेकअप ब्रांड था जो कि क्या था, जेमिनी स्टूडियो में इस्तेमाल होता था आर्टिस्ट के मेकअप के लिए, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो। क्वेश्चन नंबर 20, हु ओन्ड द जेमिनी स्टूडियो, यानी जेमिनी स्टूडियो का मालिक कौन था। आंसर हो जाएगा, मिस्टर एस.एस. वसन ओन्ड द जेमिनी स्टूडियो, ही वॉज अ बिजनेसमैन ऑफ मेनी बिजनेसेस, यानी एस.एस. वसन जेमिनी स्टूडियो के मालिक थे और जेमिनी स्टूडियो के साथ साथ एस.एस. वसन और कई सारे बिजनेस में भी मालिक थे या और कई सारे तरह के काम ये करते थे। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा, एन इंटरव्यू इज ए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट्स। इन दिस प्रोसेस द इंटरव्यूअर आस्क मेनी क्वेश्चंस, यानी इंटरव्यू एक ऐसा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है दो या उससे अधिक लोगों के बीच में। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में जो इंटरव्यूअर होता है वो कई सारे क्वेश्चंस को पूछता है, वो बंदा जो सवाल पूछता है उसी को हम इंटरव्यूअर कहते हैं, और इस प्रोसेस में इंटरव्यूअर कई सारे क्वेश्चन को पूछता है, उसी को हम इंटरव्यू कहते हैं। आप ज़्यादातर आप क्या करते हैं, जब कभी वीडियोस वगैरह देखते हैं आईएएस वगैरह की या कहीं कोई घटना हो जाती है तो मीडिया जाती है वहां पर इंटरव्यू लेती है, बस वही इंटरव्यू है। क्वेश्चन नंबर 22, हालांकि इसमें 1 लिखा है, उसको आपको माइंड नहीं करना है। हु वाज सोफी, सोफी कौन थी, व्हाट वर हर ड्रीम्स, उसके सपने क्या थे। अब आपने चैप्टर में पढ़ा था सोफी कौन थी, पागल सी नादान सी लड़की थी बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाली जिसके सपने बड़े बड़े थे, बस वही है। सोफी वॉज अ यंग स्कूल गर्ल, सोफी एक नौजवान सी स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी। हु बिलोंग्स टू द लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जो मध्यवर्गीय से भी नीचे फैमिली से बिलोंग करती थी, मतलब बहुत गरीब घराने से थी। मिडिल क्लास में तकरीबन आम आदमी आते हैं, हम सब आते हैं, तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, मतलब कह सकते हैं इनसे भी गरीब थी। हर ड्रीम्स वर टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, उसके सपने क्या थे, उसका सपना था फैशन डिजाइनर बनना, एन एक्ट्रेस और एक्ट्रेस बनना, एंड मैनेजर और मैनेजर बनना, एंड टू बाई अ बुटीक और उसका एक बुटीक खोलना। बुटीक क्या होता है, तो जहां पर एक्सपेंसिव कपड़े और गिफ्ट वगैरह मिलते हैं उसी दुकान को हम बुटीक कहते हैं। तो सोफी एक यंग गर्ल थी जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके सपने थे फैशन डिजाइनर बनना, एक्ट्रेस बनना, मैनेजर बनना या फिर बुटीक खोलना। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज डैनी केसे, हाउ डिड ही लुक लाइक, यानी डैनी केसे कौन था और ये कैसा दिखता था। तो आंसर इसका हो जाएगा, डैनी केसे वाज ए फेमस फुटबॉल प्लेयर, यानी डैनी केसे आजकल के टाइम पर विराट है, ठीक है, या अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एक्टर्स और हीरो या सेलिब्रिटीज फेमस हैं, तो उस टाइम पर इस कंट्री में डैनी केसे नाम का बंदा था जो कि फुटबॉल प्लेयर था। डैनी केसे वाज अ फेमस फुटबॉल प्लेयर, डैनी केसे एक फेमस फुटबॉल प्लेयर था। ही लुक्स सो हैंडसम, जो बड़ा खूबसूरत लगता था, विद डार्क फेस, उसकी आंखें उसका चेहरा जो था डार्क था, उसकी आंखें हरी थी और उसकी हाइट लंबी थी। और जो डैनी केसे था वही इसके सपनों का हीरो था।
ठीक है, सोफी नाम के लड़की की। तो डैनी केसे वॉज द फेमस फुटबॉल प्लेयर, ही लुक्स सो हैंडसम विद डार्क फेस, ग्रीन आईज विद द टॉल हाइट। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज सोफीज एल्डर ब्रदर, व्हाट वाज ही डूइंग इन द नेक्स्ट रूम। यानी सोफी का बड़ा भाई कौन था और वो कमरे में क्या कर रहा था। ये जो सोफी नाम की लड़की थी अपने दोस्त के साथ, जेंसी के साथ बिस्किट फैक्ट्री में काम करती थी, मगर इसका जो बड़ा भाई था जिसका नाम जुफ था, वो क्या काम करता था, तो वो भी मोटर मैकेनिक था। क्योंकि ऐसा इसलिए उसको करना पड़ता था क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए इसको कम उम्र में काम करना पड़ता था। तो who was Sophie's elder brother, what was he doing in the next room? आंसर, Sophie's elder brother was जुफ। सोफी का जो बड़ा भाई था वो था जुफ, उसका नाम जुफ था। Who was apprentice motor mechanic, जो कि मोटर मैकेनिक यानी कह सकते हैं मिस्त्रीगिरी का काम सीख रहा था। इन द नेक्स्ट रूम, अगले कमरे में, he was working with the parts of motorcycle, वो मोटरसाइकिल के पुर्जों के साथ कुछ काम कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 24, Why was Sophie's feel tightening in her throat, यानी सोफी के गले में घुटन सा क्यों हो रहा था। तो आंसर इसका हो जाएगा, सोफी फील टाइटनिंग इन हर थ्रोट बिकॉज सोफी को गर्दन में घुटन हो रही थी या उसका गला पकड़ रहा था, क्योंकि दे लिव्ड इन अ स्मॉल रूम, क्योंकि वो छोटे से कमरे में रहते थे, इंक्लूडिंग किचन इन इटसेल्फ, जिसमें किचन भी हुआ करता था। द रूम वाज स्टीमी, अच्छा जो रूम था उसमें धुआं बहुत ज्यादा होता था। फ्रॉम द स्टेप ड्यू टू इट इज वॉट हैपनिंग, मतलब वहीं खाना बन रहा था, खाना बनने की वजह से धुआं हो रहा था, उस धुएं की वजह से इसके गले में थोड़ी सी घुटन महसूस हो रही थी। उसके बाद ये कमरे से बढ़ी, जाकर के अपने भाई के कमरे में गई तो वहां देखी तो वो मोटरसाइकिल के पुर्जों के साथ जुफ नाम का भाई उसका काम कर रहा था। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 25, वेयर वाज द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो सिचुएटेड। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो पोट्स एंड पैनकेक का है, लेकिन ये बच गया था तो इसको लास्ट में मैंने मैनेज किया है। तो आंसर इसका हो जाएगा द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि जेमिनी स्टूडियो में मेकअप डिपार्टमेंट कहां पर था। तो द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज सिचुएटेड इन द अपस्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग दैट वाज बिलीव्ड टू बी हैव बीन द रॉबर्ट्स क्लाइव स्टेबल। यानी जेमिनी स्टूडियो जो था, यानी जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट, वैसे जेमिनी स्टूडियो जो है चेन्नई में है, 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। तो जो जेमिनी स्टूडियो था मेकअप डिपार्टमेंट में, वो कह सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर था, मतलब सीढ़ियों के ऊपर था, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर था। और ऐसा माना जाता है कि वो जो बिल्डिंग थी वो रॉबर्ट क्लाइव का इस्तबल था, गुडसाल था, उसके ऊपर ये बना हुआ था। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। उम्मीद है अगर आपको इतना ध्यान से पूरा देखे होंगे और आपकी स्कूल में अगर आपने एक्सप्लेनेशन सुना होगा तो आपको याद करने में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होने वाली है। कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा आपको प्रेशर डालना पड़ेगा। इतने 25 आप पढ़ लीजिए, आपको 26वां पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आपके एग्जाम में जैसा कि लास्ट में आप देख पा रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन है इसी तरह का एज इट इज बोर्ड में आपका रहेगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, 448। अब देखिए आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आपको 40 शब्द में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, होम डिड एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड वाई। यानी एम हैमल ने पढ़ाई के प्रति जो लापरवाही थी उसके लिए जिम्मेदार क्यों ठहराया। अगर आपको पता हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज इसका आंसर करें। आप ये करें या तो फिर दूसरा ऑप्शन आपका है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन इन सीमापुरी। यानी सीमापुरी में रहने वाले बच्चों के लिए गार्बेज की क्या अहमियत थी। दोनों ही क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं, इसमें हालांकि और करके है। आप ये करें या तो ये करें। ये जो आपका है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आपका, ठीक। तो आपके दोनों ही क्वेश्चन को मैं कवर कर लूं, जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। क्वेश्चन देखिए आपका ए और बी में से एक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, हाउ डिड नरेटर व्हाट डिड इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। यानी इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को ट्रेन करने के लिए क्या किया, हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें से आप या तो ये करें या नीचे वाला करें, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला विलियमसन रिसीव फ्रॉम पैडलर। यानी एडला विलियमसन को पैडलर से क्रिसमस के प्रेजेंट में क्या रिसीव हो, इसको भी हम कर चुके हैं। तो ये आपके हूबहू आपके एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन पेपर है और इत्तेफाक से ये चारों ही कवर हो चुके हैं आपके, ठीक है। आप मॉडल पेपर देखते रहिए, आप इंपॉर्टेंट जो भी आपके आते हैं, ठीक है। मॉडल पेपर जो आपके विद्या वगैरह में दिया उसके बैक साइड भी आप देखते रहिए, आप चैनल पर भी अपडेट रहिए। और थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद अगर आप स्किप नहीं किए होंगे तो आपको बेहतरी समझ में आ गया होगा। आप इतना प्रिपेयर कर लीजिए। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच।